अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुसान। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये लफ्ज़ तो आपने बहुत से न्यूज़पेपर्स और कई सोशल मीडिया पोस्ट पर पढ़ा होगा, खासकर पाकिस्तान में। ये वो वाहिद सबसे बड़ी वजह है कि मुल्क में अभी तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकी, क्योंकि हम अपने आगाज से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेक ऑफ सिविल लीडरशिप, लॉन्ग मिलिट्री रूल और साथ साथ कमजोर इदारों के खतरनाक चक्कर में रहे। Now I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. There's a new Prime Minister, Shahbaz Sharif, after Parliament kicked out the old one, Imran Khan. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अगर सादा लफ्जों में समझा जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुकूमतों के खात्मे का बढ़ता हुआ रुझान है, जैसा कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान में देखा जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ गहरा ताल्लुक होता है। एक तरफ अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर सकती है, तो दूसरी तरफ वही खराब इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क में हुकूमत के खात्मे और सियासी बदअमनी का बाइस बन सकती है। जैसे वेनेजुएला में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसकी वजह से 2015 से अब तक तकरीबन 70 लाख अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं और 2018 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी डिस्प्यूटेड बनाया गया। सीरियन सिविल वॉर, जिसने दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़े इंसानी बहरान को जन्म दिया। इस सीरियन कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजी पॉपुलेशन क्रिएट की, जिसमें दुनिया की तकरीबन 1/3 रेफ्यूजी पॉपुलेशन सीरिया से आती है। 2018 में यूनाइटेड नेशन ने 6.7 मिलियन सीरियन रिफ्यूजी रिकॉर्ड किए, जो कि उस वक्त सीरिया की पॉपुलेशन का तकरीबन 40% था। और यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत और इक़्तिदार की कशमकश में तेजी से तब्दीलियां। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे नुकसान पहुंचाया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Perhaps one of the most dramatic weeks in Pakistan's kind of recent political history. IMF ने 1960 से 2002 तक 169 ममालिक से एक डेटा कलेक्ट किया, जिसका टाइटल था हाउ डज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। IMF की स्टडी के 3 कंक्लूजन हैं। पहला, मुल्क में जितनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा लोअर ग्रोथ रेट होगा मुल्क की GDP का। दूसरा, जितनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट को कम करके उसको नुकसान पहुंचाएगी। और तीसरी, जितनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी उतनी ही लो रेट ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन होगी। ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन से मुराद हर एक इंडिविजुअल की नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट है और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने का अमल। पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की खतरनाक चक्कर में फंस गया है, जहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। हमें इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के खतरनाक चक्कर से बाहर निकलने की इस वक्त बहुत जरूरत है। पाकिस्तान को पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खात्मे, डिक्टेटर रूल, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, फौज और जुडिशरी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा है। जब कोई हुकूमत अनस्टेबल हो जाती है तो उसके इक़्तिदार में रहने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। फिर वो जरूरत से ज्यादा उधार लेकर खर्च करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मुल्क की कर्जे पर बड़ा असर पड़ता है। अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और हुकूमत मजबूत ना हो तो इस सूरत हाल में रेवोल्यूशन मतलब इनकलाब के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं और लोग इस सूरत हाल में इस तरीके की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल होना खुद की मोटिवेशन समझते हैं। इसके मुकाबले में वो ममालिक जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और हुकूमत मजबूत हो, वहां पर लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में शामिल होना पसंद नहीं करते। जब तक पाकिस्तान इस गैप को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, जब तक मुल्क की इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती। दूसरा सबसे बड़ा मसला है पानी का। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक मुल्क में पानी की शदीद कमी है और ये शदीद कमी 2 दिहाइयों में के अंदर जनूबी एशिया के सबसे ज्यादा पानी के शिकार वाले ममालिक में से एक हो जाएगा। क्योंकि जब एग्रीकल्चर के लिए पानी नाकाफी होगा तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं दे सकता, जिसकी इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं, जिसमें सबसे पहले है कि हम बहैसियत कौम बहुत नेगेटिव ओरिएंटेड हैं और जहां हमें इस मुल्क में हर चीज गलत नजर आती है, जब तक हम अपनी जहनियत को तब्दील नहीं करते और हर वो शख्स जो वो कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए पूरे खुलूस और ईमानदारी से नहीं करता, हम कहीं नहीं जा सकते। हमें किसी मसीहा का इंतजार नहीं करना कि वो आए और हमारे मसले हल करे। ये सब हमें खुद ही इंडिविजुअली और कलेक्टिवली करना है। दूसरा ये कि पाकिस्तान जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो इदारों को मजबूत बनाए, खासकर अदलिया और पार्लियामेंट को, जहां पर कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए
اور ساتھ ساتھ پالیسی میکرز کو چاہیے کہ ملک میں کرپشن کو روکنے کے لیے سخت قانون بنائے، کیونکہ کرپشن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان میں اکنامک پراسپیرٹی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ چائنا میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نے 850 ملین چینیوں کو غربت سے نکالا ہے، جہاں انتہائی غربت میں رہنے والے چینیوں کی شرح 88% سے کم ہو کر 1.85% رہ گئی ہے۔ اسی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نے سنگاپور کو، جو 1960 کی انتہائی غریب ترین ممالک میں سے ایک تھا، آج دنیا کی کمپیٹیٹو اکانومی میں سے ایک بنا دیا۔ اور یہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی 1960 کی ملیشیا کی پر کیپٹا انکم کو $234 سے آج $11,414 تک لے گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔